हम्म। तो गायनी के केसेस के अंदर एक तो आपका जो है, मेरे ना चैट में कोई प्रॉब्लम हुई हुई है सेटिंग में। अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो काइंडली बीच में ही बेशक आप हैंड रेस करके बोल लेना। अच्छा, चैट वैसे मैं पढ़ भी लूं बट मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। सो गायनी में डिफरेंशियल बनाना आपको सही आना चाहिए, डीडी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से लेकर, और दूसरा ये कि उसको मैनेजमेंट को बोलना कैसे। हमारी जो फील्ड है गायनी, उसके अंदर एक अगर पॉजिटिव बात देखा जाए तो वो यही है कि इसमें हमें डायग्नोसिस बनाना और मैनेजमेंट पता होती है द मोमेंट पेशेंट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है, और उसका डीडी कैसे बना के प्रेजेंट करना है, इट्स नॉट दैट सिंपल कि हमें सिर्फ एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से डायरेक्ट डायग्नोसिस बन जाए। बाकी जो फील्ड्स हैं जैसे मेडिसिन और दूसरी, उसके अंदर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और उसके बाद उसकी फिर एक मैनेजमेंट की एक लंबी इन्वेस्टिगेशंस की और वो सारी लिस्ट होती है। लेकिन हमारे केस में जब पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलती है तो उसके अंदर ही हमें पता होना चाहिए कि अब हमने इसका ये डीडी माइंड में रख के हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करनी है। और स्पेशली हिस्ट्री एग्जामिनेशन में वो जो एक थोड़ा सा डीडी हमारा अगर 4 या 5 डिफरेंशियल्स बने थे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को लेके, बाय द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन वो 3 में रह जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के एंड तक वो 2 में रह जाता है। और उसके बाद हम पेशेंट को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू आर डायग्नोसिस नंबर 1, एंड देन अकॉर्डिंग टू द compliance of the patient, and number 3 is the wish of the patient। तो ये 2-3 हमारी चीजें होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम मेनली पेशेंट को फिर मैनेज करते हैं। तो मैं एक चीज और कहती होती हूँ कि ऑप्स की जो तैयारी है वो तो हम टॉपिक वाइज करते हैं, लाइक वी राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स, और फिर उनकी पहले पूरी तैयारी करके फिर उनके जाके केसेस हम देखते हैं वार्ड्स में, और फिर हिस्ट्रीज लेते हैं एग्जामिनेशन, एंड देन वी परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स और ग्रुप के अंदर। जो गायनी की तैयारी है वो हम टॉपिक वाइज नहीं करते, वो हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के हिसाब से करते हैं, यानी सिम्टम वाइज। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द सिम्टम्स, like you'll write down heavy menstrual bleeding, you'll write down irregular vaginal bleeding, you will write down intermenstrual or postcoital bleeding, then you'll write down vaginal prolapse, something coming out of vagina, infertility, mass lower abdomen, vaginal discharge, इस तरह की चीजें, right? You will not make a list of topics like fibroid uterus, infertility, and the UV prolapse, ये bleeding of endometrial origin, या इस तरह आप टॉपिक्स नहीं लिखते हो। आप जो हो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की लिस्ट बनाते हो और फिर उसकी तैयारी करते हो। उसकी वजह ये है कि इफ अ पेशेंट इज देयर हु इज सेइंग कि उसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, दैट has got a list of DDs, which definitely includes like fibroid, adenomyosis, and a lot of other things, right? So आपको उसको उस presenting complaint को आगे लेकर कैसे जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका डीडी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से लेके एग्जामिनेशन के एंड तक किस तरह बनाना है, क्योंकि यही सारी अप्रोच आपके गायनी के वाइवे में देखी जा रही होती है। जब आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे एग्जामिनर के सामने बोलते हो, उनको पता होता है, देखो जब पेशेंट ने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोली या सिनेरियो में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखी है, तो उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को पढ़ते ही आपके माइंड में क्या आया है, वही चीज एग्जामिनर के माइंड में आई होती है, और उसको आगे लेकर कैसे शॉर्टलिस्ट करते जाना है वो आपके हिस्ट्री के सवालों से उन्हें असेस हो जाता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तो कोई केस प्रेजेंट करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। अगर उससे पहले छोटी सी, अगर मेरा ख्याल है 9 12 12 हुए हैं, सो 9:30 तक वी शुड टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द डिफरेंशियल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द वजाइनल ब्लीडिंग। उसके बाद हम आखिरी हाफ एन आवर में टॉपिक और प्रेजेंटेशन कर लें। व्हाट डू यू से? ठीक है मैम। है ना, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने प्रेजेंट या उस केस को आगे लेकर कैसे जाना है। देखो गायनी के अंदर पेशेंट जब भी आपको वजाइनल ब्लीडिंग का बोलेगी तो आपके माइंड में यूट्राइन पैथोलॉजी आ जानी चाहिए। ऑब्वियसली वजाइनल ब्लीडिंग के साथ कभी भी पेशेंट, इट्स वेरी वेरी रेयर कि ओवेरियन सिस्ट वजाइनल ब्लीडिंग करे। रेयर मैंने इसलिए कहा, ये नहीं कहा कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल,
कि ओवेरियन सिस्ट के साथ पेशेंट वजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट करे। इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ दैट ऑफ टाइप ऑफ ट्यूमर जो ईस्ट्रोजन रिलीजिंग ट्यूमर है, और वो जाकर आपके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कर रहे हैं और ब्लीडिंग कर रहे हैं। अदर देन दैट देयर इज नो कंडीशन इन द वर्ल्ड जो वजाइनल ब्लीडिंग कॉज करे यूट्राइन पैथोलॉजी के अलावा, ठीक है। अब यूट्राइन पैथोलॉजी हमारी कहाँ से शुरू होती है? एक्चुअली इट स्टार्ट्स, मैं तो इसे स्टार्ट करूंगी सर्विक्स से, सर्विक्स फिर यूट्रस, राइट, और रेयरली विजाइनल। विजाइनल के अंदर अगर वो ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करेगी तो देर आर अदर कंप्लेंट्स, जैसे वल्वल विजाइनल को इसको सीए है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर ब्लीडिंग के साथ डिस्चार्ज और चीज़ों की भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर पेशेंट ने वजाइनल ब्लीडिंग की बात की है तो हमारे जहन में सर्वाइकल पैथोलॉजी और यूट्राइन पैथोलॉजी आ जाएगी। देन वजाइनल ब्लीडिंग के पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न होता है रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर के अंदर हमारे पास इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी आ जाती है, और कोई हैप्पैज़ार्ड इंटरमेंस्ट्रुअल या कंटिन्यूस वजाइनल ब्लीडिंग आ जाती है। रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग के अंदर हमारे पास दो डायग्नोसिस सबसे ज्यादा टॉप पे आ जाते हैं, फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस के, ठीक है। So if a patient is there with vaginal bleeding and she's saying that it's regular heavy vaginal bleeding, regular menstrual heavy bleeding, तो इसमें सबसे पहले जहन में फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस आ गया। तो जब आप पेशेंट की एक्सक्यूज मी हिस्ट्री ले रहे होगे तो उसमें आप ज्यादा एम्फोसाइज करोगे टू रूल आउट फाइब्रॉइड, जिसके अंदर ऑफ कोर्स मैस लोअर एब्डोमेन की हम हिस्ट्री लेंगे, रेगुलर ब्लीडिंग की डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, और और इसका फर्दर जो भी डीडी है उससे रिलेटेड फिर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्विकली रूल आउट करते जाएंगे कि कोई इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्ट क्वाइटल वो ब्लीडिंग तो नहीं है, और उसके अलावा ये कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की क्विकली हिस्ट्री ले लेंगे। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो जो फैक्टर्स फाइब्रॉइड बनवाते हैं वही फैक्टर्स एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी करते हैं, रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं। तो हम इसलिए साथ साथ उसको लेकर चलेंगे। अगर वो रेगुलर हैवी ब्लीडिंग कहती है और एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको फाइब्रॉइड नहीं मिला, तो आप हिस्ट्री के अंदर अगेन एडिनोमायोसिस से रिलेटेड जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, वैसे तो उसके अलावा भी एडिनोमायोसिस हो सकता है, लेकिन मोस्टली एडिनोमायोसिस हैपेंस आफ्टर 40 मल्टीपैरस 20 पेशेंट्स में, तो आप साथ साथ उस चीज को भी रूल आउट करते जाओगे अलोंग विद द अदर पैटर्न्स ऑफ ब्लीडिंग। हमने जाहिर से पूछना तो है कि इंटरमेंस्ट्रुअल या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, वो सब कुछ तो नहीं है। यह भी सिर्फ मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग में हमारे जहन में सर्वाइकल पैथोलॉजी आती है और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, जिसमें एंडोमेट्रियल पॉलिप आ जाता है या फाइब्रोइड पॉलिप आ जाता है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैन कॉज हेवी मेंस्ट्रुअल रेगुलर ब्लीडिंग एज वेल एज इरेगुलर ब्लीडिंग, राइट। सो अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है और हमने सर्वाइकल पैथोलॉजी को रूल आउट करना है, तो उसके अंदर हम सारे सीए सर्विक्स के या एचपीवी के फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सारे रूल आउट करेंगे, जिसके अंदर स्मोकिंग, मल्टीपल पार्टनर्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस आ जाती हैं मेनली। और अगर हमारे पास एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी जिसमें एंडोमेट्रियल पॉलिप भी है, एज वेल एज पॉलिप्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। शी इज यंग पेशेंट डिलीवर्ड बेबी 6 months बिफोर और सो, तो हम उसके अंदर प्लेसेंटल पॉलिप को भी माइंड में रखते हैं, हम उसके अंदर एंडोमेट्रियल पॉलिप को भी, उसके अंदर हम फाइब्रोइड पॉलिप को भी और मेलिग्नेंट पॉलिप को भी। सो पॉलिप की भी सारी टाइप्स आपके माइंड में होनी चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, तो उसके अंदर हर पैथोलॉजी की फिर टाइप पूरी होनी चाहिए आपके माइंड में। आप उसके रिस्क फैक्टर्स उस तरीके से पूछोगे, और उसके बाद आप उसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड हिस्ट्री पूरी पूछ लोगे। उसके अलावा ये कि तो यूट्रस के अंदर आपकी ये वाली पैथोलॉजीज आएंगी। जब आप एग्जामिन करोगे पेशेंट को, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, cervix का speculum examination in a patient with vaginal bleeding or irregular bleeding or heavy menstrual bleeding is very very important। उसमें सिर्फ ये नहीं फिर हो जाता कि आपने जब सर्विक्स देख लिया, कई दफा वहाँ पेशेंट होता है और आपको स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप साथ साथ कर रहे होते हैं और एग्जामिनर भी आपके साथ देख रहे होते हैं, एंड दे हैव सीन समथिंग लाइक देयर इज रेडनेस इन सम पार्ट ऑफ द सर्विक्स, और जाहिरी बात है और आपको भी नजर आई है, तो यू कैन नॉट मिस इट। आपने भी वो रेडनेस या उसकी पैथोलॉजी को, एटलीस्ट उस फाइंडिंग को बोलना तो है। तो यू शुड नो एग्जैक्टली कि वो रेडनेस फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। कई दफ़ा आप एग्जामिन करते हो और आप कह देते हो कि हाइपरट्रोफीड सर्विक्स, और फिर आप आगे बात करना शुरू कर देते हैं पैप्समेटिक। बट इफ यू आर सेइंग एनी टर्म रिगार्डिंग सर्विक्स, यू शुड नो
the physiological changes, the details of physiological changes of cervix, then the pathology related to it. अगर वो pathological है तो आपको उसकी pathology के risk factors और उसकी findings का पता होना चाहिए. So, for example, if you see any redness, you should be able to rule out if it is ectopy or if it is a pathology like an ulcer or any pathology. Ectopy is actually a physiological condition. So if you're saying there's cervical ectopy seen all around the internal os, yeah, there is an ectopy seen all on the external on the cervix. Yeah, you say that there's ectopy more in the lower part of the cervix. So you should know what you mean by it. क्योंकि जब आप ये फाइंडिंग बोलोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये ectopy का मतलब how do you think, yeah, how do you define this pathology or the finding as ectopy or what. तो फिर यू शुड नो एग्जैक्टली कि ectopy क्या है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. और अगर कोई अल्सर है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, यानी एनीथिंग विच इज पैथोलॉजिकल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पैथोलॉजी ऑन द सर्विक्स और एक्चुअली और एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने उसकी एग्जामिनेशन में क्या बोलना है, यानी कि उसका साइट साइज, सरफेस, बॉर्डर, मार्जिन, blood supply in a way कि वो hyperemic है या नहीं. In other words, you should explain while telling the examination finding. आपको आपकी findings सुनकर पता चले that you are trying to differentiate between a malignant और a benign ulcer. ठीक है. बात यह है कि अगर कोई आपको पैथोलॉजी मिल गई है तो आपको तो सुनने वाले को भी पता हो कि आप वो फीचर्स बोल रहे हो ये बताने के लिए कि ग्रॉस लुक में आपको ये बिनाइन पैथोलॉजी लग रही है या malignant. ठीक है. तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने उस सर्विक्स को एक्सप्लेन करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्टोपी है, वी ऑल नो दैट एक्टोपी एक्चुअली इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस में होता है, मे बी पीरियड्स के एक पर्टिकुलर किसी साइकिल में या फिर प्रेगनेंसी में या इवन पोस्टपार्टम में. जैसा कि जो एंडोसर्विक्स की एपिथेलियम है वो एक्चुअली थोड़ी सी एक्सटीरियराइज हो जाती है, एक्टोसर्विक्स पे आ जाती है, और एक्चुअली जो आपका ट्रांजिशनल जोन है वो पूरा का पूरा एक्सटीरियराइज हो जाता है, यानी कि थोड़ा बाहर आ जाता है और वो पूरा आपको रेड एरिया नजर आता है. एंड इट इज एक्चुअली ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो हार्मोन रिलेटेड है और यंग गर्ल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में खासतौर पे आपको ये नजर आता है, मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन पर्टिकुलर या पीरियड्स के पर्टिकुलर साइकिल में या फिर फीडिंग मदर में पोस्टपार्टम में खासतौर पे. तो अगर आपको सर्वाइकल एक्टोपी मिले तो फिर आप इसको सिर्फ सर्वाइकल एक्टोपी भी कह दो एंड यू नो एग्जैक्टली कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दैट्स ओके. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर. अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली एंड हाउ डू यू थिंक दैट दिस वाज सर्वाइकल एक्टोपी, देन यू कैन से कि बिकॉज इसका ये फेज ऑफ साइकिल चल रही है, ये एस्ट्रोजेनिक फेज या वो या फेज ना भी बोलो तो आप कहोगे बिकॉज द ट्रांजिशनल जोन सीम्स टू बी एक्सटीरियराइज्ड, इट्स अ ट्रांजिशन व्हिच इज सीन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. तो वो ये है. अच्छा, उसके अलावा जो अल्सर्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा ये एक्टोपी नजर इस तरह आती है कि इसकी जो अंदर की मार्जिन है ना वो इन कंटिन्यूएशन विद द ट्रांजिशनल जोन नजर आता है. ये इसको देखने की निशानी है कि आपको ये एक डिफरेंट एंटिटी नहीं नजर आती, यानी इसके पूरे मार्जिन डिफाइन नहीं होते. इसका एक मार्जिन इन कंटिन्यूएशन विद द ट्रांजिशनल जोन होता है, यानी वो एंडोसर्विक्स की तरफ जा रहा होता है अंदर की तरफ, तो वो एक्टोपी होती है. और जो अलग से अल्सर या कोई पैथोलॉजी है वो आपको पूरा का पूरा अलग नजर आता है, उसका कोई भी एक मार्जिन अंदर को ट्रांजिशनल जोन के साथ कंटिन्यू नहीं हो रहा होता और वो एक डिफरेंट पैथोलॉजी होती है. उस पैथोलॉजी को देख के वी ऑल नो कि इफ देयर इज अ मैलिग्नेंट थिंग प्रेजेंट, इट हैज टू बी ये वो ब्लीड टू टच होना चाहिए. एक तो उसकी वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. दूसरा हमें पता है कि जो मैलिग्नेंट सेल्स वो नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स नहीं होते, इसलिए वो शेड ऑफ बहुत जल्दी हो रहे होते हैं, इसलिए और दे आर वेरी हाईली वेस्कुलर, इसलिए वो ब्लीड टू टच होते हैं. इरेगुलर सी ग्रोथ होती है क्योंकि वो एक नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स नहीं होते, तो वो रफ सी उसकी सरफेस होती है, कोई मार्जिन उसके वेल डिफाइंड नहीं होते एंड और वो बड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस या सराउंडिंग जो उसकी सर्विक्स का टिश्यू है उससे वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है बिकॉज इसकी ग्रोथ इरेगुलर हुई होती है. वो तो इसलिए आपने इसका साइज और लोकेशन एग्जैक्टली कि 12 o'clock 2 o'clock 3 o'clock पोजिशन ऑफ सर्विक्स पे है
और इसका उसका साइज कितना है, लेस देन 1 सेंटीमीटर या जो भी, और इसका मार्जिन जो है वो रेगुलर नहीं है, स्मूथ है या नहीं है, बॉर्डर उसका जो क्या कहते हैं सरफेस है वो इरेगुलर है, और उसका ब्लीड टू टच है, वो सारा कुछ ठीक है। तो ये आपको डिस्क्राइब करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये कि फिर सर्विक्स का करके, एंड ऑफ कोर्स then there is a question that sometimes there's a bleed to touch type of an ulcer on cervix, and people ask that whether we should take the pap smear or not, and sometimes patient is already bleeding and they say that I didn't take the pap smear because she was bleeding, etc etc। मेरा ये ख्याल है कि पैप्समेयर एग्जाम में ले लो, चाहे वो ब्लीड कर रहा है नहीं कर रहा जो भी है। अव्वल तो ऐसा कोई मैथ्स या अल्सर वो रखते ही नहीं एग्जाम में कि जो बहुत ज्यादा ऐसा हो कि जिसे आप टच करो और वो नॉन स्टॉप ब्लीड कर जाए। अदरवाइज ये सर्विक्स को अगर कोई छेड़ देना तो वो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। वी ऑल नो दैट, हमने अपनी सारी ट्रेनिंग में एक ना एक केस ऐसा देखा होता है, खुदा ना खास्ता सही है सर्विक्स का, जो किसी सूरत ब्लीडिंग जिसकी नहीं रुकती, और वो उसको फिर पैकिंग्स और वो करने पड़ते हैं, तो उस किस्म का तो केस वो लाते ही नहीं है एग्जाम में। लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा है जो ब्लीड कर रही है ऑलरेडी, या उसका कोई अल्सर शल्सर आपको नजर आ रहा है, एंड यू थिंक दैट इफ यू टेक द पैप स्मेयर इट मे स्टार्ट ब्लीडिंग, इवन देन आई विल सजेस्ट दैट टेक द पैप स्मेयर। उसकी वजह ये है कि उन लोगों की पूरी की बनी होती है, जिसके अंदर जिसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। ये एक एग्जाम की टिप है। कोई ऐसा पेशेंट नहीं वहां होता कि जिसका अगर आप पैप स्मेयर लो और वो खुदा ना खासा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट तो वहां पर वो रखते ही नहीं है। आपने हर सूरत पे एप्समेयर ले लेना है, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि डू यू थिंक कि आपकी रिपोर्टिंग या आपका सैंपल ठीक आएगा पैप्समेयर का व्हेन द पेशेंट इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, देन यू कैन से कि आई वुड लाइक टू टेक द पैप्समेयर इवन इफ शी इज ब्लीडिंग, बिकॉज एक तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आई एम डूइंग एग्जामिनेशन, सेकेंडली ये कि इवन विद ब्लीडिंग malignant cells can be detected। और malignant cells नॉर्मली कई दफा ऐसे भी डिटेक्ट होता है कि अगर आपने स्लाइड बनाई है ना पेप्समेर की, उसके अंदर आप सेलाइन का ड्रॉप डालो तो ब्लड एक साइड पे चला जाएगा, एंड देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द malignant cells in the rest of the sample, etc etc। तो इसलिए अगर आप तो पैप्समेर के चाहे वो डिस्चार्ज है चाहे वो ब्लीडिंग है, ऑल्दो नॉर्मली द सैंपल इज नॉट लाइक वेरी सेंसिटिव, और वो कोई बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं होता, क्योंकि उसकी रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन फिर भी उसका जो है हम वो कर लेंगे। सॉरी एक्सक्यूज मी मेरा अच्छा सॉरी। आई वाज सेइंग कि हर सूरत इसलिए भी आपने ले लेना है, जस्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर देर इज अ डिस्चार्ज एंड वी हैव टू टेक द पैप स्मेयर, वी फर्स्ट बेटर ट्रीट द डिस्चार्ज एंड देन टेक द पैप स्मेयर, और सेम इज विद द ब्लीडिंग। लेकिन खैर ऑब्वियसली फिर तो अगर अल्सर नजर आएगा तो लेटर ऑन बायोप्सी तो उसका मस्ट है ना। तो यूए एंड बायोप्सी, अच्छा ये आपने सारा सर्विक्स एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अब जो अगली पैथोलॉजी है, अगर अच्छा कई दफ़ा हम HMB की हिस्ट्री ले रहे होते हैं हमने, और पेशेंट पर्टिकुलरली कहती है कि उसको रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग है, और हम फाइब्रोइड एडिनोमायोसिस के लिए भी हमने क्विकली इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकोइटल के लिए उसने कहा कि नहीं है, हर सूरत नहीं है। बट व्हेन वी आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड वी सी ए पैथोलॉजी, तो फिर इट इज़ बेटर के सर्वाइकल अगर पैथोलॉजी मिली गई है तो फिर आप क्विकली उसकी अपनी सर्वाइकल वाली हिस्ट्री को भी डिटेल में पूछोगे कि मल्टीपल पार्टनर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्मोकिंग, वो सारा कुछ। क्योंकि अगर अब आपको पैथोलॉजी मिल गई है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगी, जिसके अंदर HPV की वैक्सीन की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है, और अब इंशाल्लाह ये वाली जो जनरेशन जब बड़ी होगी और कल को ये हमारे गायनी के या ऑप्स के पेशेंट्स बनेंगे, तो HPV वैक्सीन का एक अभी से ही एक्चुअली सवाल पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन फ्रॉम द न्यू जनरेशन गॉट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री में। तो आवर गर्ल्स आर ऑल वैक्सीनेटेड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। द थिंग इज के इसलिए ये सारे आपने सवाल सर्विक्स से रिलेटेड पे पूछने हैं। कई चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पे मिल जाती है। अव्वल तो आपकी हिस्ट्री इतनी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको वापस जाके सवाल ना पूछने पड़े। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन पे कोई नई चीज़ ऑल ऑफ अ सडन मिल जाती है तो फिर देर इज़ नो हार्म कि आप उससे रिलेटेड दो चार सवाल और कर लो, ताकि आप जब स्ट्रक्चर डिस्कशन में या लेटर ऑन जब अपनी हिस्ट्री एग्जामिनर को बता रहे हो और एग्जामिन कर लिया पेशेंट को, तो फिर आप वो सवाल भी उसके अंदर ऐड करके बता सको।
तो जब फिर उसके बाद जब आप यूट्राइन एग्जामिनेशन पे आओगे तो नॉर्मली तो आपने हर पेल्विक एग्जामिनेशन में यूट्रस की 4 बातें जरूर बोलनी है, जिसके अंदर यूट्रस का साइज, एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड आ जाता है, मोबिलिटी और टेंडरनेस आ जाता है। ठीक है, ये 4 बातें तो हर पेल्विक एग्जामिनेशन के यूट्रस में आता है। और फोर्निसिस पे कमेंट, एक सेकेंड में। सो अच्छा, तो ये 4 चीज़ें तो आपने हर एक में कमेंट करनी है। जैसे कि एक नॉर्मल पेशेंट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आपने यूट्रस का कहना है कि यूट्रस इज एंटीवर्टेड, 8 वीक साइज या 6 वीक साइज जितनी आपको मिलती है, मोबाइल एंड नॉन टेंडर। और फिर फोनेसिस पे कमेंट, और फिर एंड पे के फिंगर के ऊपर कोई ब्लड लगा है, डिस्चार्ज लगा है, तो आप बात कर लोगे। इनमें से कोई भी एक चीज एबनॉर्मल मिले, जैसे कि आपको यूट्रस मिल गई है लार्जर देन 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, आप कहते हो 10 सेंटीमीटर, यू कैन नॉट जस्ट लीव योर एग्जामिनेशन बाय सेइंग कि यूट्रस इज 10 सेंटीमीटर, एंटीवर्टेड, मोबाइल, नॉन टेंडर एंड बोथ फॉर्निसेस आर क्लियर। इफ इट इज 10 सेंटीमीटर, हाँ। सो मैं आपको बता रही थी कि ठीक है, इफ यू से इट्स 10 centimeters, then you have to explain your examination in detail. 10 है या 12 है या 14 है, इफ इट इज मोर देन नॉर्मल है, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर है, तो आपकी डीडी में आ जाएगा या तो से फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है। तो फिर आप उसे एक्सप्लेन करोगे। अगर फाइब्रॉइड है तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि 10 सेंटीमीटर है, इरेगुलर बॉर्डर है, फर्म एंड कंसिस्टेंसी है, और रेगुलर नॉन टेंडर है। वो इरेगुलर और नॉन टेंडर है जो भी। अगर कोई अलग से मैस फील हो रहा है तो आप कह सकते हो कि 12 सेंटीमीटर का मैस है या 8 सेंटीमीटर का मैस, या जितना भी मैस है जो कि सीम्स टू बी अटैच्ड विद द यूट्रस एज इट इज मूविंग विद द यूट्रस, फर्म इन कंसिस्टेंसी, रेगुलर बॉर्डर, स्मूथ सरफेस, और वो सारा कुछ। अगर एडिनोमायोसिस का सस्पेशन है एग्जामिनेशन पे, तो ऑब्वियसली आपको सॉफ्ट यूट्रस मिलती है। तो फिर आप बोलते हो कि इट्स 10 वीक साइज या 12 वीक साइज, एंड इट्स मोबाइल बट टेंडर एंड सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, रेगुलर बॉर्डर, स्मूथ कंसिस्टेंस, स्मूथ सरफेस, which shows के आपका डीडी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एडिनोमायोसिस एंड नॉट टुवर्ड्स फाइब्रॉइड। तो इसको इस तरीके से आपने लेके चलना है। और इसी तरह अगर आपको फॉर्निसेस में कहीं फुलनेस मिलती है जो कि ज़्यादा एडिनेक्सल मैसेज की तरफ बात जाएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो है फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करोगे कि एडिनेक्सा के अंदर जो मैसेज है उसका, इफ देयर इज फुलनेस इन द एडिनेक्सा, तो वो दो ही वजूहत से हो सकता है, या तो वहाँ पे मैस होगा या वहाँ पे फुलनेस होगी। देर इज नो थर्ड रीजन जिसकी वजह से आप कहोगे कि एडिनेक्सा में फुलनेस है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको वहाँ फुलनेस मिली, आपने बोल दिया कि देर इज फुलनेस इन द राइट फॉरनेक्स, एंड यू जस्ट स्टॉप योर एग्जाम, आप उससे आगे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करते। तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट फुलनेस, डू यू थिंक दैट देर इज अ मैस, इफ यू थिंक देर इज अ मैस, तो फिर एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द मैस, जिसके अंदर साइज आता है, उसका बॉर्डर आता है, उसकी मोबिलिटी आती है, उसकी टेंडरनेस आती है, उसका उसका सरफेस आता है, वो सारा कुछ आता है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी मैस बट देर इज फुलनेस, तो दूसरी रीजन तो फिर फ्लूइड ही रह गया। तो फिर आप कह सकते हो कि प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्नेसेस, या देर इज फुलनेस बिकॉज ऑफ द फ्लूइड इन द पेल्विस, राइट। क्योंकि यू हैव टू टेल इन योर एग्जामिनेशन कि आपने जो फाइंडिंग, एबनॉर्मल फाइंडिंग मिली है, वो आपके हिसाब से किस चीज की है। ठीक हो गया, किसी ने कहा हाँ बिल्कुल, अभी मैं बस 1-2 मिनट की और बात रह गई है, फिर हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो जब आप एग्जामिनेशन देखो, जो पेल्विक एग्जामिनेशन है उसका मकसद ये होता है कि आप जब एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू एक्सप्लेन द होल डीडी इन योर माइंड। इफ यू टॉकिंग अबाउट सम एबनॉर्मल फाइंडिंग, तो उस फाइंडिंग को सिर्फ बोलना नहीं है, उस फाइंडिंग से रिलेटेड जो सारी डीडी है वो सारी आपने एक्सप्लेन करनी है।
इन अ वे क्या एग्जामिनर को पता हो कि आपके माइंड में ये चीजें, जैसे फाइब्रॉइड वर्सेस एडिनोमायोसिस, तो आपका जो एग्जामिनेशन है बेशक बाद में उसका फाइब्रॉइड है, बिकॉज समटाइम्स देर मे बी अ सॉफ्ट और अ कैल्सिफाइड और डीजेनरेटेड फाइब्रॉइड जो सॉफ्ट हुआ होता है, और वो आपको फील नहीं होता अलग से, एंड यू थिंक दैट द यूट्रस इज सॉफ्ट और मे बी, तो वो, लेकिन आपने जब एक अच्छा एग्जामिनेशन बोल दिया तो उससे एग्जामिनर को ये तो पता चला ना कि अगर एक एबनॉर्मेलिटी आपने बोली है कि यूट्रस का साइज more than normal है, which is like if you're saying that it's 10 centimeter or 12 centimeters, तो आपके जहन में डीडी भी है कि ये एबनॉर्मेलिटी है, तो इस एबनॉर्मेलिटी की वजह क्या है, और उस हिसाब से आपने पेशेंट को एग्जामिन किया है। एक और टिप, दो टिप्स बल्कि, एक तो आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ यूट्रस कितना क्या है। हैप्पैजेडली आपने नहीं बोल देना कि ये, इसकी डिफरेंट निशानियां रखी जाती हैं। वहां पे ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोई कहता है 8 वीक साइज, एग्जामिनर कहता है 8 वीक्स, आपको कैसे पता चला 10 वीक्स? तो ये तो आप, एक तो आप जब ओपीडीज करते हो अपने हॉस्पिटल्स में, उसमें हर पेशेंट में आपको पता होना चाहिए कि आपने हर एक में आपने पीवी करके देखना है कि आपको साइज ऑफ यूट्रस का पता हो। यानी कि अगर वो 10 वीक्स है तो आपको अंदाजा, कुछ लोग इस तरह भी इसका रखते हैं अंदाजा के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक आलमंड साइज यूट्रस, एग साइज यूट्रस को वो 6 वीक्स करते हैं, एंड देन ऑरेंज साइज नहीं, आलमंड एग साइज को 6 वीक्स, ऑरेंज साइज को 8 वीक, इस तरीके से। उसके अलावा आप फिंगर्स के थ्रू जब वेन एवर देर इज 12 वीक्स, तो आपको पीए के ऊपर भी बायमैनुअल पे जब पोस्टीरियर फॉर्निक्स से जाके आप पुश करते हो यूट्रस को, और एंटीरियर वाले एब्डोमेन वाले हाथ से जब उसको बीच में फील करते हो, तो जहां पर एब्डोमेन वाला हाथ आता है उससे आप अंदाजा लगा लेते हो कि वो 12 वीक्स पे आ रहा है, या वो कितने वीक्स पे, वो स्टाइल भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको पीवी के ऊपर साइजेस का पता होना चाहिए। दूसरी टिप आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे वो अच्छी टिप लगती है, इसलिए मैं अपनी क्लासेस में जरूर ये बोलती हूँ कि जब आप एग्जाम के अंदर कोई पेशेंट देख रहे हो, वैसे तो प्लीज अप्लाई ऑल माय टिप्स एंड ऑल माय एडवाइसेस इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस लेटर ऑन एज वेल, बहुत काम आएंगे। when you're examining a patient either in your clinic or in your ward or in your OPD, आपके जहन में ही होना चाहिए, देखो फ्रैंकली हमारी वो फील्ड है कि हमें ना सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में और हिस्ट्री के एंड तक पता चल जाता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, बल्कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने इस पेशेंट की सर्जरी करनी है या इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है, राइट? सो इफ यू थिंक दैट दिस पेशेंट इज गोइंग टू नीड सर्जरी, तो हम जब एग्जामिन कर रहे होते हैं ना, तो तभी हमने माइंड में रख लेना होता है कि अगर मैं इसकी सर्जरी करूंगी तो वो किस एक्सटेंट तक सर्जरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक दैट यूट्रस इज मोबाइल एंड इट्स अ फाइब्रॉइड, तो वो कितना बड़ा फाइब्रॉइड है और वो मैं किस तरीके से करूंगी, इस फाइब्रॉइड को मैं लेप्रोस्कोपिकली निकालूंगी, या मैं इसको मिनी लेप्रोटमी से निकालूंगी, या मैं इसको कौन सा टाइप ऑफ इंसिजन दूंगी, इफ इट्स अ वेरी ह्यूज फाइब्रॉइड, मुझे क्या लगता है कि ये किस इंसिजन से निकल सकता है। ये चीजें उस वक्त व्हेन यू आर एग्जामिनिंग योर पेशेंट इन योर क्लिनिक और इन योर एग्जाम, आपके माइंड में चल रही होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करके पेशेंट की काउंसलिंग करने बैठे हो, तो आपके पास उसके हर सवाल का जवाब हो। अगर आप उससे सर्जरी एडवाइस कर रहे हो और वो कल को आपसे पूछे कि ये सर्जरी आप किस तरीके से करेंगे, तो आपको, आपके पास उसका जवाब हो विद जस्टिफिकेशन कि मैं लेप्रोस्कोपिक करूंगी क्योंकि ये फाइंडिंग थी आपकी, या मैं इसकी करूंगी, क्या कहते हैं, ओपन अगर करना है तो कौन सा इंसिजन दूंगी, तो द रीजन है कि आपका फाइब्रोइड इस तरह का है, ठीक है। मदिया, आप अगर कर लो क्वेश्चन, क्योंकि हम ना, अच्छा, एग्जैक्टली शॉर्ट केस में इट्स अब, देखो आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी टाइप ऑफ केस जो एग्जाम में आ सकते हैं। इट कैन बी शॉर्ट केस, कई दफा एग्जामिनेशन फाइंडिंग वहां लिखी होती है और उससे आगे की बात होती है, तो भी ये सारी बातें आपने अपने माइंड में रख के करनी है, ठीक। अच्छा, और उसके अलावा ये कि तो जब आप एग्जामिन कर रहे हो तो प्लीज आपने दो चीजें जरूर देखनी है। अगर पैथोलॉजी है तो उस पैथोलॉजी की वजह या रिस्क फैक्टर सारे साथ साथ माइंड में रख के आपने उस पेशेंट को एग्जामिन करना है। और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो फाइंडिंग्स एग्जामिनर को, तो वो सारी की सारी डीडी के हिसाब से आप वो फीचर्स बोलोगे। नंबर टू ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वेन एवर यू आर एग्जामिनिंग योर पेशेंट, आप बार बार जाके ना अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ना आप अपने वार्ड्स में, ना आप अपने ओपीडीज में पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हो। आप जब एक बार एग्जामिन कर रहे हो तो आपके माइंड में ये भी हो कि आपने उस पेशेंट को मैनेज क्या करना है, ठीक है, इस चीज में।
ठीक है, तो आपने उसका ये किया हो कि आपको पता हो कि आपने उसको एग्जामिन करते हुए क्या किया। अभी तक कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट तो पूछ ले जल्दी से। ठीक हो गया, चलो गुड। चैट पे जो जो आप अच्छे बातें लिखते होते हो, तो आई होप कि मैंने वो साथ हाँ साथ ही कवर कर मैडम, दी। मेरे पास मैडम HMB का केस है, अगर अगर आप केस चाह रही हैं तो केस करवाना तो। वेरी गुड, बिल्कुल, बिकॉज देखो इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें ना एग्जामिनेशन के बाद, उसके अंदर हमें पता है अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस वी कैन डिस्कस अलोंग विद द केसेस, तो उससे हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो जी सोबी आपके पास क्या केस है? मैडम मैं बात कर रही हूँ, आसिया। ओ सॉरी, आसिया। अच्छा, वो मैं, किसी और करा था जी। जी, तो अब हम जल्दी से क्विकली केस भी कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा वो हो जाए। जी आसिया, आप केस बताओ। जी मैडम। मैडम, पेशेंट इज she is 43 years old and para 5+3, and she presented with a heavy menstrual bleeding since last 10 days. हम्म, ठीक है, बस यही है केस। ओके, मैडम आगे पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं फर्दर इन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो वो तो अभी आप हमें हिस्ट्री बताओगे ना। सो जी 43 इयर्स ऑफ एज है एंड शी इज पैरा 5 प्रीवियस एसवीडीज, राइट? यस मैडम, प्रीवियस ओके, एसवीडीज। चलो आप हिस्ट्री से करो स्टार्ट, स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं। जी। After a mutual introduction with my patient and confirming the given details, I will inquire the further missing data. That is how long she has been married for, and the how long she has been married for. Then I will inquire her last menstrual period, and the amount of the bleeding she is having since last 10 days. How many pads she has been soaking during a 24-hour, and a history of passage of heavy clots, and is there this continuous heavy bleeding since last 10 days, the pain associated with the bleeding, and the pain in the lower abdomen associated with the bleeding, and any history of weight loss along with the bleeding, any history of mass palpable in the lower abdomen, and patient as any history of weight gain or weight loss mass palpable in the lower abdomen, and then I will inquire the details of her menstrual cycles. First, the details, the current cycles and the previous cycles, the cycles since menarche, were they regular, and were they regular or not. Then the current cycle patterns, that exactly for how long the patient is having the this pattern of a heavy menstrual bleeding, since how long period, and is this bleeding also associated with the intermenstrual bleeding or the postcoital bleeding. Is there any history of the pap smear taken, and any history of abnormal discharge in between the bleeding episodes, and then how this bleeding stops. This patient needs to take some medication to stop the bleeding, and she is on medication right now. And then the any history of the diabetes, the hypertension, any thyroid disorder, and any history of any bleeding disorder, any history of feeling hot or feeling very cold, and if history of using any blood thinning agents, and any history of the surgery in the past. Then the patient's family history, whether there is a history of such disorder in the family, history of diabetes, hypertension, thyroid, or any breast CA, cervical, or endometrial CA in the family of the patient. Then patients, how long the patient has been married, and the age of the last born, and the age of the elder child, and whether or previous normal vaginal deliveries, whether there is any antenatal, intrapartum, or the postpartum complication, and the 3 miscarriages, their duration, and whether in those miscarriages the DNA has been done or not. Then the with the sign post, I will also ask about the bowel habits of my patient, any altered urinary or the bowel habits, any history of urinary retention, or any history of the constipation. Then the inquire about with signpost whether she is doing any smoking or any other addiction, and it's socio-economically well. Then I will proceed with the madam positive the examination of my patient. ओके,
गुड, नॉट बैड। अच्छी बात ये होती है कि आपकी ना स्पीच अच्छी है, और मैं क्योंकि आप केसेस प्रेजेंट करते हो तो मैं आई कैन सी कि आपकी फ्लुएंसी और स्पीच और क्लैरिटी में बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। दिस इज़ वेरी गुड। वही बात है कि जितना आप प्रेजेंट करो और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओ वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो आपने ठीक प्रेजेंट किया, बट छोटी छोटी इसमें बातें अगर या टिप्स ऐड की जाए तो जब भी ब्लीडिंग की बात आती है, आई वुड नॉट से, देखो आपने कहा कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 10 days, आई विल से कि दिस इज नॉट कॉल्ड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इट इज कॉल्ड विजाइनल ब्लीडिंग फॉर 10 days। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब तो ये हुआ कि उसको हर पीरियड्स में कुछ हैवी ब्लीडिंग कुछ अरसे से है। तो अब ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग के साथ है, या फिर एट द टाइम ऑफ मेंसेस ही इसको हुआ है और अभी 10 days तक हैवी हुई जा रही है। अच्छा, इसके अंदर सबसे मैडम मैं इसको सही से ना सॉरी, मैं इसको ना सही से मैं नहीं बता पाई हूँ अपने अल्फाज में। पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि उसको जो था वो पिछले जो है वो 2 सालों से जो था वो उसको साइकिल्स, हैवी प्रोलॉन्ग साइकिल्स थे, जैसे शी ब्लीड्स फॉर 10 days एंड ऑलमोस्ट 7 to 10 days, और उसमें उसको हैवी ब्लीडिंग होती थी विद द पैसेज ऑफ क्लॉट्स, और फिर उसको जो है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती थी विद द मेडिकेशन, शी नीड्स टू टेक द ट्रांसमीन, देन द ब्लीडिंग स्टॉप्स, और तो यही अब 10 दिन पैटर्न। से क्या है? अब जो उसको जो है ना वो शुरू, अब वो जब अब इस दफा जो साइकिल उसको शुरू हुआ है 10 दिन से, तो फिर वो और भी ज्यादा हैवी हो रहा है, तो अब वो जो है ना वो उसने रिपोर्ट किया है कि जी मुझे आई नीड टू सीक द मेडिकेट ट्रीटमेंट फॉर दिस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, बिकॉज ट्रांसमीन से अब मेरा मसला नहीं हल हो रहा, अदरवाइज वो जीपीस के पास जाके तो ट्रांसमीन लेके तो अपना मसला हल कर रही थी। अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सबके लिए, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलना बड़ा मुश्किल है गायनी में, स्पेशली अगर ब्लीडिंग के पैटर्न को बताने के लिए, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन 2-3 वर्ड्स। अगर वहीं पे क्लैरिटी नहीं होगी ना तो वहीं से एग्जामिनर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो वाइवा है उसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है, अजीबो गरीब सवालों का सामना करना पड़ जाता है। जहां ब्लीडिंग की इरेगुलरिटीज होती है ना, उसमें प्लीज अपने वर्ड्स और अपनी चीजों को बड़ा क्लियर करके जाओ। एक चीज तो ये कि अगर आप उसको कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कई दफा पीसीओ के अंदर हमें समझ नहीं आता कि हम इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स को किस तरह बोले, तो आप बोल दो कि इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स, राइट, इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर पीरियड्स, इनफ्रीक्वेंट रेगुलर पीरियड्स, राइट। या फिर अगर तो अपने टाइम पे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि पीरियड्स टाइम पे आते हैं। हैवी का मतलब ये है कि या तो उसका अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, या फिर वो प्रोलॉन्ग साइकिल है, यानी कि उसकी ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग रहती है। आम तौर पे 7th डे पे फ्री हो जाना चाहिए, तो ये खातून 10 या 12 दिन तक रहता है, ठीक है। मोर फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि वो रेगुलर ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन हर 10-15 दिन बाद ब्लीडिंग होती है, और या वो हैवी है या वो मुसलसल चलती जा रही है 10-12 दिनों तक, और वो फिर हफ्ता स्टॉप होती है और फिर शुरू हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मोर फ्रीक्वेंट हैवी ब्लीडिंग, राइट। कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि एक पेशेंट थी जिसको पीछे पीछे नॉर्मल पीरियड्स आते थे, और अब वो 10-12 दिनों से ब्लीड किए जा रही है, तो इट्स कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 10-12 days। अगर मैं कहती हूँ जहां पे आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की एग्जामिनर के सामने बोलते हो ना, वो पॉइंट तो आपका मेक और ब्रेक है, यानी कि यू कैन फेल एट दैट टाइम if you're not able to tell the presenting complaint of especially of the bleeding pattern in 2-3 words, clarity में focused precise तरीके से presenting complaint नहीं बोल सके, एग्जामिनर शुड नॉट पास यू एट ऑल। दिस इज आवर फील्ड। कोई सर्जन या कोई ईएनटी वाला या कोई आकर तो नहीं बताए। हाँ, शायद वो लोग इसको इस तरीके से जरूर बोलें कंफ्यूज होके कि उसको ब्लीडिंग तो होती है, पीरियड्स के टाइम पे होती है, हैवी होती है, 10 दिन रहती है, और अब शायद मुसलसल उसको हो रही है पिछले 12 दिनों से, तो इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पेशेंट को अगर पहले था रेगुलर हैवी ब्लीडिंग, तो आप बोलोगे कि शी कंप्लेन्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 2 years and now continuous vaginal bleeding for last 15 days or something like that, ठीक है। या मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। अगर ये तो इतना सेंसिटिव पॉइंट है एग्जामिनर्स के लिए कि अगर आप ब्लीडिंग पैटर्न की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही ठीक नहीं बता सक रहे हो, तो इसकी वर्डिंग्स, और हमने बोला भी पेशेंट के वर्ड्स में, तो इसकी प्लीज क्लैरिटी।
दूसरी चीज ये कि जब आप की पेशेंट कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न के साथ प्रेजेंट करती है, आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसकी मेनार्की से, कि उसको पहले कैसे था, मिनारकी कब आई, उसके बाद ये कि मिनारकी से अब तक उसका नॉर्मल पैटर्न वो किस चीज को समझती है। आई हैव मेट मेनी गर्ल्स जो थ्रू आउट हैवी ब्लीड करती रही और उनको ये पता था कि शायद वो नॉर्मल ब्लीडिंग है, और जब उनका बार बार फेरेटिन कम होता गया या बहुत ज्यादा उनका एचबी कम रहने लग गया और उनसे बहुत डिटेल में इंक्वायर किया गया, तो पता चला कि वो तो हैवी ब्लीडिंग ब्लीड करती थी, क्योंकि उनको शुरू से ही हैवी ब्लीडिंग थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि पैसेज ऑफ क्लॉट्स इज एक्चुअली एन एबनॉर्मल साइन, राइट। तो जब डिस्कस हुआ या बार बार लो एचबी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया और उनसे डिटेल से इंक्वायर किया गया, देन दे गो वी गॉट टू नो के वो तो ठीक नहीं था। तो मिनारकी से लेके अब तक की नॉर्मल पैटर्न क्या था, कितने नंबर ऑफ पैड्स वो चेंज करते रहे, क्या था, और अब जिसको वो एबनॉर्मल कह रहे हैं वो पैटर्न क्या है। जैसे कि अगर वो कह रही है कि 2 साल से, यानी 2 साल पहले तक का पैटर्न क्या था और अब 2 साल से क्या पैटर्न है, जिसको वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का नाम दे रही है, रेगुलर है, विथ क्लॉट्स है, पेन थी या नहीं थी या क्या था, और अब जो उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो गई है, रुक ही नहीं रही, तो वो उसके अंदर अब कितने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, नंबर ऑफ पैड्स कितने हैं, उसका अगर इफ शी इज पासिंग क्लॉट्स तो उन क्लॉट्स का साइज क्या है, इज इट एसोसिएटेड विद पेन, इफ इट इज एसोसिएटेड विद पेन तो पेन का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, क्या वो पीरियड्स के शुरू होने से पहले होती है और पीरियड शुरू होकर खत्म हो जाती है, या वो पीरियड्स के फर्स्ट डे पे होती है और जब तक पीरियड्स खत्म नहीं होते तब तक रहती है पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा पैटर्न, इसकी रेडिएशन क्या है, सिविरिटी क्या है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या है। एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम करते होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपकी जो बात है ना सारी, जब जब ब्लीडिंग का पेशेंट आया, जिस जिस तरह मैथ्स की एक कैलकुलेटेड और प्रिसाइज चीज होती है ना, इट हैज टू बी दैट कैलकुलेटेड। आपकी बात इतनी क्लियर, प्रिसाइज और कैलकुलेटेड हो कि पता चले एग्जामिनर को भी कि आपके माइंड में कैलकुलेशंस चल रही हैं कि ये जो पेशेंट है इसका ब्लीडिंग पैटर्न और वो सारा कुछ क्या चल रहा है, और ये जो एग्जैक्टली मैथ्स की तरह कैलकुलेटेड आपको पता है कि नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल क्या है। अगर तो और अगर इफ इट इज एबनॉर्मल तो उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या है, और उसका डीडी क्या है, और उस डीडी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या है। दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। प्लीज वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री को बिल्कुल कैजुअल ना लो। इसके अंदर आपने जब नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल को कंपेयर कर लिया एंड नाउ यू हैव प्रूवन कि दिस इज रियली एन एबनॉर्मल ब्लीडिंग, यानी ये नॉर्मल से हट के वाकई ये हैवी है, उसके बाद आप दो तीन चीजें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फटाफट रूल आउट कर लोगे, जिसके अंदर प्रेगनेंसी सबसे पहले आता है, उसके बाद उसका कॉन्ट्रासेप्शन पहले आता है, या मे बी कोई ट्रॉमा, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रेगनेंसी और आपका कॉन्ट्रासेप्शन रूल आउट करना बहुत जरूरी है। सो शी इज देयर विद कंटिन्यूस वैजाइनल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 10-12 डेज, तो आप सबसे पहले तो रूल आउट करोगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया या नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई चांस है नहीं, या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी या कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सबसे पहले आपको रूल आउट करना है। उसके बाद आप बेशक पाम कॉइन की तरीके से सारा कुछ रूल आउट करो, जैसे कि अभी आसिया ने किया कि शी बेबी स्टार्टेड विद ऑल द थिंग्स। अगर इफ दिस इज रेगुलर ब्लीडिंग, ये तो खैर कंटिन्यूस ब्लीडिंग अगर है तो इसमें पहले मैं ऑब्वियसली अगर मैं सर्विक्स से स्टार्ट करूं और फिर यूट्रस तक जाऊं तो पॉलिप्स और सर्वाइकल पैथोलॉजी और एंडोमेट्रियल ओरिजिन की पैथोलॉजी वो सब आ जाएगा, और उसके बाद डिटेल्स ऑफ द मैनेजमेंट और द ट्रीटमेंट शी हैज टेकन, एंड ऑल्सो एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ब्लीडिंग का उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इफेक्ट है। गायनी के अंदर हम सिम्टम की बात नहीं कर सकते जब तक हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, खैर ये तो बड़े वैलिड और किस्म के क्वेश्चनर्स हैं इसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के गायनी के सिम्टम्स को लेकर, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू रूल आउट कि ये जो ब्लीडिंग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना अफेक्ट कर चुकी है, जिसमें सबसे पहले एनीमिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि आई मेट एंड यू मस्ट, आप सब ने भी मिले होंगे इस तरह के पेशेंट से जिनके अंदर हैवी ब्लीडिंग थी, बट दे नेवर न्यू कि दे हैड हैवी ब्लीडिंग बिकॉज उनको मेनार्की से शायद हैवी ब्लीडिंग थी। इसी तरीके से आई मेट पेशेंट्स जिनको
नॉर्मल ब्लीडिंग होती है एंड दे थिंक दैट दे आर हैविंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और वो थ्रू आउट अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा के एंड और ऐसा पेशेंट एग्जाम में भी वो बिठा देते हैं। तो आप जस्ट टू सी कि क्या आपको भी पता है कि यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हर हिस्ट्री एंड देन ऑब्वियसली फ्रॉम लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन वी रिकन्फर्म आर थिंग्स, लेकिन क्या आप इस चीज़ को असेस कर सक रहे हो कि आपका हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है कि ये पेशेंट तो नॉर्मल पेशेंट है, इसको तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है ही नहीं, यानी ना हैवी है ना कुछ है। तो सारी बात ही एग्जाम के अंदर ये ना सिर्फ आपकी मैनेजमेंट बल्कि आपकी असेसमेंट की बात है कि अगर पेशेंट ब्लीडिंग का कह रही है तो यू आप समझ लो ये जो ब्लीडिंग वाला चैप्टर है ना, या फिर ये जो इसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है, इट हैज टू बी एज कैलकुलेटेड एज एनी मैथमेटिकल सम। इतना कैलकुलेटेड आपको पता हो और आप इसको बता सको कि अगर एबनॉर्मल है तो वो एबनॉर्मल है, और अगर वो एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी ना किसी तरीके से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल्पिटेशन, सम पेशेंट्स इवन आई हैव सीन जिनको फॉरेन ट्रीटमेंट ना मिल रहा। अब तो दुनिया में बहुत थोड़ा सा अजीब हेल्थ सिस्टम हो चुका है, वहाँ पे NHS और कनाडा और अमेरिका वगैरह में साल साल बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, एंड आई हैव सीन पेशेंट्स जिनके हार्ट अफेक्ट हो चुके होते हैं ब्लीड कर करके, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं आया होता, कार्डियोमेगाली हुई होती है कोई, मतलब लिटरली ये हाल हो चुका है। तो उनकी तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आई होती है और इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो चुकी होती है कि वो इतना हैवी ब्लीड कर चुकी होती हैं कि वो क्रॉनिक उनको हार्ट तक पहुंच चुकी होती है बात, और उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली होती। तो इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम का कुछ इस तरह हाल हो चुका है। तो यू हैव टू रूल आउट कि अगर उसे एनीमिया है और उसको इतना शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ और वो सारा कुछ है, तो उसको साथ हार्ट के कोई सिम्टम्स है, वो सारा कुछ जिस तरह अनीमिया को लेकर चलते हैं, या फिर वो कोई ओरल आयरन लेती रही, किसी को बार बार IV आयरन लगाने पड़े होते, तो वो सारी चीजें, योर हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट अगर आप इसको इन सब सेगमेंट्स में डिवाइड करके नहीं लेते हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री को। ठीक है, किसी जी ने कोई मैडम। कमेंट किया? इफ आई हैव मिस्ड मैडम एनीथिंग। इसको जी। इसमें बस मुझे जो था अब जो समझ आ रहा है, मैंने पहले जैसे प्रेजेंट किया कि पेशेंट इज हैविंग द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिंस लास्ट 10 डेज। उन लास्ट 10 डेज में आई मस्ट इंक्वायर हाउ मेनी पैड्स शी मस्ट बी सोकिंग एंड इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ द पैसेज ऑफ क्लॉट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड दिस ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विद सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन और एनी severe lower abdominal pain. Then I will inquire about the previous cycles of my patient, for how long नो, he has been. इस तरह नहीं, आपने कहना है पेशेंट की, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोल दी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 2 years एंड नाउ कंटिन्यूस ब्लीडिंग फॉर 12 days और व्हाटएवर। फिर आपने जब प्रेजेंटिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस शुरू की तो आपने बोला है कि हर हिस्ट्री डेट्स बैक फ्रॉम मिनार्की, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट द नॉर्मल साइकिल। पहले पूरी नॉर्मल साइकिल की बात करो कि मिनार्की वाज एट द एज ऑफ 12 और उसके रेगुलर साइकिल थे या रेगुलर साइकिल थ्रू आउट रहे या जो भी रेगुलर साइकिल रहे, 7/28 days का साइकिल रहा, 2 to 3 pads per day ये सो करती थी, there was no pain, no passage of clots, right? And for the last 2 years now she has got heavy menstrual bleeding for because the cycle is regular again 7/28 days, but the bleeding is more, which is in terms that she is now changing 5 to 8 pads per day, and अगर पैसेज ऑफ क्लॉट्स है तो फिस्ट साइज क्लॉट्स है या पी साइज क्लॉट्स वो पास करती है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद पेन। जहां आपने बोला सिवियर पेन या सिर्फ पेन भी, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट पेन देयर एंड देन, आपको पूरी DD पेन की रूल आउट करनी है। आपने अभी बोला ना कि ब्लीडिंग विद सिवियर पेन, तो आप बोलो ना पेन का क्या मतलब है, पेन स्टार्ट्स बिफोर पीरियड्स या पेन स्टार्ट्स विद पीरियड्स एंड एंड आफ्टर 2 to 3 days of periods या एंड व्हेन द पीरियड्स एंड, it radiates to the back, there is no relieving or aggravating factor, relieving factor के posture change से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, it's not associated with the urination या to rule out कि UTI से associated तो नहीं होती या फिर उसका defecation यानी bowel से associated तो नहीं होती, etc etc। तो पेन को आप फिर एक्सप्लेन करो ना, पेन इज, आपने कहा सिवियर पेन एंड और वहां पर बात खत्म हो गई, ये कैसे हो सकता है कि वहां बात खत्म हो जाए? ठीक है ना, तो जब व्हेन यू सेड कि सिवियर पेन, तो आपने उसकी पेन को के DD के तरीके से पूरा, यानी कि अगर आप एडिनोमाइसिस की पेन कह रहे हो तो आप बता रहे हो कौन से डे से शुरू होकर कौन से डे पे खत्म हो रही है, बैक पे रेडिएट हो रही है कि नहीं हो रही। इसका पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलीविंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर पोस्चर से लेना देना हो तो इट्स अ मस्कुलर पेन। इसका यूरिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर यूरिन से रिलेटेड हो तो वो UTI की पेन है। अगर इसका डिफेकेशन से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर डिफेकेशन से रिलेटेड हो तो वो फिर बावल की से रिलेटेड पेन है। तो ये सारी चीजें,
तो ये आप जब तक इन चीज़ों को रूल आउट नहीं करोगे तो आप पेन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल साइकिल, देन यू टॉक अबाउट एब्नॉर्मल साइकिल, एनी एसोसिएटेड सिम्टम विद एब्नॉर्मल साइकिल, और फिर आप रूल आउट करना शुरू करोगे। फिर आप उसके 12 डेज की ब्लीडिंग का करोगे। आप कहोगे कि नॉर्मली तो 7th डे पे खत्म हो जाती थी, नाउ हर ब्लीडिंग इज नॉट स्टॉपिंग इवन आफ्टर 12 days and it's not associated with coitus or any trauma associated with it. She has not taken any contraception. उसमें से प्रेगनेंसी का करोगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट ये कर चुकी है वो नेगेटिव है, और उसके बाद आप उसके पाम कॉइन की सारी डीडी को रूल आउट करोगे। उसको करने के बाद आप उसके एनीमिया की बात करोगे कि उसको कोई ब्लीडिंग से एसोसिएटेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वो सारा कुछ तो नहीं है, पैल्पिटेशंस, इजी फटीगेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग वर्क, वो सारा कुछ तो नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की पहले कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कितनी दफ़ा वो आईवी आयरन ट्रांसफ्यूजन लगवा चुकी है, कितना ओरल आयरन वो ले चुकी है, उसकी डाइट कैसी है, अगर उसने अभी तक चेकअप्स कराए हैं, क्या मेडिसिन उसको मिल चुकी है, कोई चेकअप नहीं कराया तो अभी तक क्यों चेकअप्स नहीं कराया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ आपने जब तक नहीं बोलना तब तक आपकी हिस्ट्री नहीं पूरी हो सकती। हिस्ट्री इसलिए पूरी नहीं हो सकती क्योंकि यार यू कैन नॉट मैनेज योर पेशेंट अनलेस यू डोंट नो कि वो अब तक क्या कर चुकी हो। सही सही, थैंक यू मैडम, समझ गए। वेलकम। एग्जामिनेशन, अभी किसी ने कुछ और पूछना है, ऐड करना, बता दे। आई वांट कि एटलीस्ट हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद हम क्लास खत्म करें जी। जी मैडम। मैडम, इन द हिस्ट्री द पेशेंट हैज अ पॉजिटिव फाइंडिंग आल्सो। पेशेंट सॉरी इज द एक मिनट, सॉरी सॉरी, चैट पे मदिया ने कुछ लिखा है, कोई क्वेश्चंस हैं जी। मदिया आप पूछ लो क्योंकि वो पूरा खुल नहीं रहा मैसेज है जी। मैडम वो जीडीएम के क्वेश्चन आपने कहा था ना इस क्लास में, जीडीएम के क्वेश्चंस और डायबिटीज के क्वेश्चंस कर लेंगे। लेंगे। एक्चुअली जीडीएम पे इतनी क्लास हो गई थी कि वो भी हम कर लेते हैं, अगली ऑप्स की किसी क्लास में ऐड कर लेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, थैंक्स। चलो एग्जामिनेशन जल्दी से, क्या नाम Madam, है, आसिफ। patient has a positive finding in the history that she is a known case of the diabetes mellitus and she is on insulin since last 5 years. Mixed start ये तो 13. आपने बताया नहीं था। अगर Madam, कोई अगर कोई madam, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो पेशेंट में, क्रॉनिक जी डायबिटिक है या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, देन योर हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम दैट क्रॉनिक प्रॉब्लम। आप 2 लाइनें उसकी सिर्फ जरूर बोलोगे कि शी इज नोन केस ऑफ डायबिटीज फॉर लास्ट 5 years, शी इज ऑन दिस इंसुलिन, शी इज अवेयर ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, ब्लड शुगर लेवल्स आर वेल कंट्रोल्ड ऑन द ट्रीटमेंट, and her regular blood, eye checkup, heart checkup and kidney checkups have been done 6 monthly which are all right. उसके बाद आप अपनी नॉर्मल हिस्ट्री शुरू करोगे, ठीक है। madam. And madam, her sister is also positive of having the history of the endometrial CA. Now, madam, I will proceed with the examination of ठीक my है patient. जी, Uh, एग्जामिनेशन। Ji, madam. Now I will proceed with the examination of my patient. I will do her weight and height and calculate her BMI. Look for pallor, cyanosis, jaundice, thyroid, and enlarged lymph node. Do the breast examination in the privacy, in the presence of a nurse, the superficial and deep palpation of the breast for any mass or any tenderness and any abnormal nipple discharge. Then I will auscultate the chest and the examination of the cardiovascular the system for any the respiratory sounds and the heart sounds or any added sound. Then go for the inspection of the abdomen and for the position of the umbilicus, any pigmentation, any scar, any abnormal pulsation or any abnormal mass seen. Then go for the superficial and deep palpation of the abdomen for any tenderness, any mass, and for any tenderness and the mass, and then percussion of the abdomen, and then whether the gut sounds audible or not. Then, madam, I will go for the perispeculum examination of my patient to see any local health of the vulva vagina, the cervix, the vaginal walls, and the cervical loss, any growth seen from the coming out from the vagina or cervix. Then I will do the bimanual uterine examination for the size of the uterus, for the mobility of the uterus, the tenderness of the uterus, the position of the uterus, and the adnexa, and any fullness and the adnexa present. Then, madam, the positive findings of in the examination. सॉरी, Madam, बिल्कुल ठीक है, इट वाज गुड। मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ चीजें ऐड करूंगी। यू नो योर पेशेंट इज हैविंग हेवी ब्लीडिंग एंड डेफिनेटली शी शुड बी एनीमिक इफ शी इज हैविंग हेवी ब्लीडिंग। तो आप बिल्कुल ठीक है। उसका बीएमआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गायनी के बहुत सारी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजीज ओबेसिटी से रिलेटेड है और डायबिटीज से रिलेटेड है। तो आप उसका BMI is important. You started with that. That was good. फिर आप उसके बाद pulse is very important. Any patient who's anemic, you have to rule out the heart
प्रॉब्लम इन द एनीमिक्स अलोंग विद दैट, क्योंकि एनीमिया और हार्ट की दफ़ा सिम्टम्स भी ओवरलैप करते हैं। तो आप उसकी पल्स देखोगे जिसके अंदर उसका वॉल्यूम और रेगुलरिटी स्पेसिफिकली आ जाएगी। उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर, पैलर आपने बिल्कुल ठीक किया, थायराइड। आई वुड लाइक टू सी जेवीपी एज वेल एज द कार्डियक एग्जामिनेशन, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर। उसके बाद उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। आपने कहा सी एंडोमेट्रियम की भी हिस्ट्री है, स्पेशली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर गायनी के पेशेंट में वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, वहां पे मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन इज वन थिंग जिसके ऊपर आप का बहुत बुरा वाइवा भी जा रहा है और आप बहुत अच्छा बोल दो तो आप पास हो जाओगे। अगर आपको बहुत अच्छा वाइवा जा रहा है और आप वो नहीं अच्छा बताओगे तो आपको एग्जामिनर पे पास नहीं करेगा। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर यू डिड वेल एक्चुअली। आपने इंस्पेक्शन की बात की, आपने पेल्पेशन में यू स्टार्टेड विद सुपरफिशियल पेल्पेशन, डीप पेल्पेशन में टेंडरनेस और फिर मैस की बात की। मैस अगर मिलेगा तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हम उसका साइज, साइज, शेप, सरफेस, बॉर्डर, ओवरलाइंग स्किन, कलर, टेम्परेचर, वो सारा कुछ आप, टेंडरनेस, मोबिलिटी, ये सारा कुछ आप जरूर बोल दोगे। उसके बाद जब आपने उसके बाद लिम्फ नोड्स पे आने से पहले अगर आप साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड की बात करते हो तो वो बेहतर है, क्योंकि गायनी के अंदर हम फ्लूइड देखकर ही नीचे जाते हैं, जिसे हम शिफ्टिंग डलनेस कहते हैं। फ्लूइड थ्रिल तब जब शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव हो। इस पे बहुत सारी क्लासेस में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट ये है कि शिफ्टिंग डलनेस देख के हम जाते हैं तो, और हम एक छोटा सा कमेंट कर देते हैं कि देयर आई वुड लाइक टू सी एनी साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन। फिर जब आप पेल्विक एग्जामिनेशन पे आते हो तो पेल्विक एग्जामिनेशन हम मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में बताया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्पेक्शन से शुरू करते हो, वल्वा की, विजाइना की, आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन की बात जरूर करते हो। और स्पेकुलम एग्जामिनेशन के अंदर आज मैंने आपको सर्विक्स की डिटेल्स इसलिए शुरू में बता दी, क्योंकि अगर हम HMB की बात कर रहे हैं या हम वजाइनल ब्लीडिंग के किसी भी पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम बात नहीं कर सकते जब तक हम इसका वो ना कर लें, जब तक हमें सर्विक्स की पैथोलॉजी को देखना, फिजियोलॉजी को डिफरेंशिएट करना और उसको देखते ही उसका डायग्नोसिस पे पहुंचना और उसको उसको डिस्क्राइब करना ना था। उसके बाद जब आप ने उसका बाय मैनुअल किया तो यस, वो भी आज मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि आपको यूट्रस को कैसे डिटेल में बताना है, फॉर्नेसेस में क्या क्या देखना है और फिंगर्स को जरूर ऑब्जर्व करना है और फिर उस चीज़ को सारा एक्सप्लेन कैसे करना है। सो मोर लेस टुडे आसिया वाज गुड एक्चुअली हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट टाइम हम इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट करेंगे। डॉक्टर मदिहा ने वॉलंटियर किया हुआ था प्रेजेंट करने के लिए, तो मदिहा इसी केस को आप लिख लो और अगली मीटिंग में हम जो है इसको इसी को वो करेंगे। पहले इसी को अपलोड कर दूंगी, किसी ने अच्छी रिक्वेस्ट की है, मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स भी अपलोड होने वाले हैं, पहले मैं इसको अपलोड कर दूंगी फिर बाकी भी अपलोड कर दूंगी ताकि इसकी कंटिन्यूएशन में आप लोग भी समझ जाओ। सो नेक्स्ट में मैडम आपका मदीहा जो इंशाल्लाह। लास्ट वाला जो हमने डायबिटीज का किया था ना, जो आपने काफी डिटेल बताया था, जिसमें आपने मुझे करेक्शंस भी करवाई थी, वो भी वो प्लीज सब अपलोड है कर दीजिए। मैडम वो भी इस अपलोड कर वीकेंड तक इंशाल्लाह सारी पिछले अपलोड कर देती हूँ। दीजिए मैडम। वीकेंड तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आप फिर करोगे, ठीक है मदिया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को कंटिन्यू करके हम इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट का कर लेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक? मैम मैनेजमेंट मैं भी कर लूँ साथ में मैम? जरूर।